इंडिया मिक्स न्यूज द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिता विशेष व्याख्यान माला की लाइव प्रस्तुति में मैं डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी आप सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। व्यक्ति विशेष श्रृंखला के तहत आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की सभी 75 रचनाओं का विहंगम अध्ययन करेंगे। परंतु मुख्य चोट गुप्त जी की अमर कृति साकेत पर होगी। अपने व्याख्यान माला का आरंभ हम गुप्त जी की इन पंक्तियों से करेंगे। धरती हिलकर नींद भगा दे, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में चीरगांव झांसी में हुआ था। उनके पिता रामचरण गुप्त और मां काशीबाई ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी और आज हम लोग कवि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत सरकार ने गुप्त जी को 1954 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया था और उनकी अमर कृति साकेत हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन ने गुप्त जी को 1937 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया था। गुप्त जी ने 1911 ईस्वी में अपने गांव चीरगांव झांसी में ही अपने स्वयं का एक प्रेस साहित्य सदन नाम से स्थापित किया था। 1954-55 में झांसी में ही मानस मुद्रण नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी। गुप्त जी ने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी और सरस्वती में प्रकाशन हेतु एक कविता लिखी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोलचाल में लिखी हुई कविता कहकर उनकी इस कविता को प्रकाशन से मना कर दिया। फिर गुप्त जी ने खड़ी बोली में एक कविता हेमंत लिख करके सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजा, जिसे मैथिली शरण गुप्त की इस रचना को कुछ संशोधनों के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित कर दी और इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत हुई। वैसे तो गुप्त जी स्वर्णलता नाम से छप्पक लेखन भी करते थे। मधुप उपनाम से अनुदित रचनाओं का प्रकाशन भी करते थे और उनकी एक प्रसिद्ध नाम दद्दा भी था। गुप्त जी अंग्रेजी विरोधी जो कविताएं लिखते थे, जो अंग्रेजों के विरोध में, वह नित्यानंद व भारती उपनाम से करते थे। गुप्त जी को हरिगीतिका चंद का बादशाह भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये मैथिली शरण गुप्त का एक सामान्य सा परिचय हुआ। अब हम मैथिली शरण गुप्त की सभी 75 रचनाओं का विधा सहित अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उनकी अमर कृति साकेत का अध्ययन करेंगे, जो गुप्त जी के 2 महाकाव्य हैं। एक साकेत है, इसमें मुख्य है। साकेत का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था और यह 12 सर्गों में प्रकाशित हुआ। हिंदी में राम कथा पर कई महाकाव्य लिखे गए, जिनमें प्रमुख है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, केशवदास कृत रामचंद्रिका, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत। गुप्त जी की अमर कृति साकेत रचना की मूल प्रेरणा आखिर कैसे मिली? गुप्त जी की जो अमर कृति साकेत है, इसकी मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से छपा था। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो अपना लेख प्रकाशित किया था, वह अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से किया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो ये लेख लिखा था, इनका स्वयं का लेख भी रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षित था
काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित है। द्विवेदी जी ने लिखा था, खेद की बात है कि उर्मिला का उज्जवल चरित्र चित्रण कवियों के द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया है। इससे अनुप्रेरित होकर उर्मिला विषयक कई काव्य लेख भी लिखे गए, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उर्मिला, बाल्की शर्मा नवीन का विस्मृता उर्मिला, और गुप्त जी ने स्वयं भी एक उर्मिला नाम से एक खंड काव्य 1908-9 में लिखा, जो प्रकाशित नहीं हो सका। इसमें भी उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन का प्रयोग किया है, लेकिन यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ। यदि हम अयोध्या के स्थान पर साकेत नाम रखा गया, तो चित्रकूट की इस कथा को, राम की कथा को चित्रकूट और अयोध्या में दर्शाया गया है। इसका कारण क्या है और इसका नाम साकेत क्यों रखा गया है, हम लोग इस पर एक विहंगम अध्ययन करेंगे। यदि अयोध्या के स्थान पर साकेत नाम रखा गया, तो चित्रकूट को प्रत्यक्ष कथा का अंग बनाने का क्या कारण? कारण यह था कि एक विशेष अवसर पर साकेत का पूरा समाज चित्रकूट में ही था। कवि ने यह कहकर कि आज सारा साकेत यहीं पर है, अयोध्या वासियों की उपस्थिति चित्रकूट में दर्शा दी। साकेत में कुल 12 सर्गों में राम कथा का समावेश किया गया है, किंतु कवि का मूल ध्यान उर्मिला की वीर वेदना को व्यक्त करना है। कथा का आरंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला विनोद से होता है। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा तथा चित्रकूट में हुई सभा में कैकेयी के अनुताप को प्रथम सर्ग से 8वें सर्ग के बीच दिखाया गया। चित्रकूट की सभा में कैकेयी का पश्चाताप गुप्त जी की मौलिक कल्पना है। राम कैकेयी के बारे में कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने ही जना भरत सा भाई। साकेत का 9वां व 10वां सर्ग विरहणी उर्मिला की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। 10वें सर्ग में सरयू को संबोधित करते हुए उर्मिला का फ्लैशबैक शैली में जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा भी है। निश्चय ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु एवं प्रेरक थे। इसीलिए गुप्त जी ने अपने महाकाव्य साकेत में द्विवेदी जी की प्रेरणा स्वीकार करते हुए लिखा भी है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटेलाल बाजपत थे, जिन्होंने 1911 में पत्र लिखकर गुप्त जी को कुछ सुझाव भी दिए थे। इन सुझावों में स्पष्ट उल्लेख था कि उर्मिला का विरह निरूपण करना है तथा कुछ नए घटना प्रसंग भी इसमें जोड़ना है। गुप्त जी ने 1916 ईस्वी में साकेत लिखना आरंभ किया, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 15 वर्षों तक लगातार लेखन करने के बाद यह पुस्तक 12 सर्गों में तैयार हुई थी। गुप्त जी ने अपने ग्रंथ का नाम साकेत क्यों रखा, जबकि संपूर्ण ग्रंथ का केंद्र बिंदु अर्थात रचना का उद्देश्य तो उर्मिला थी। संभवतः कभी उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी, कछारों, प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि, लोक बाग की चर्चाओं और समस्याओं आदि से संबद्ध करना चाहता था। अतः साकेत नाम कथा के स्थान पर किया गया, जो अयोध्या का ही दूसरा नाम, अर्थात साकेत का जो नामकरण किया गया, वो जो पूरी कथा का स्थान जो अयोध्या है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है, जहां प्रभु श्री राम का पवित्र जन्मस्थली भी है। क्योंकि पाली भाषा में अयोध्या का नाम साकेत है,
अतः इस ग्रंथ का नाम साकेत पड़ा। वस्तुतः साकेत नायिका प्रधान महाकाव्य है जिसका केंद्र बिंदु उर्मिला है। 11वें सर्ग में शत्रुघ्न और हनुमान के माध्यम से दंडकारण्य से लेकर लक्ष्मण को शक्ति लगने की कथा है। 12वें सर्ग में साकेत निवासियों की युद्ध की तैयारी, लंका युद्ध, राम का अयोध्या आगमन और उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है। इस प्रकार यह पूरी कथा 12 सर्गों में समाप्त होती है। साकेत की काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम यदि अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम यह देखते हैं कि राम आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत है, ईश्वर के रूप में नहीं। गुप्त जी कहते भी हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? साकेत में अन्यत्र कहते हैं, सखी नील निबस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, मेरे चपल यौवन बाल, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तभी तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य भी कहा है। कैकेयी मंथरा संवाद का वर्णन हमें साकेत के दूसरे सर्ग में मिलता है, जबकि राम वनगमन का जो प्रसंग है वो साकेत के चतुर्थ सर्ग में मिलता है। दशरथ के मरण का जो प्रसंग है वो छठे सर्ग में है। भारत माता पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंध पार वह बिलख रही व्याकुल मन में। इस पंक्ति के द्वारा साकेत में स्वतंत्रता का बिगुल भी बजाया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, मुझे फूल मत मारो मेरे उपवन के वनचारी। इस तरह की तमाम पंक्तियां मिलती हैं जो साकेत के प्रबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब हम मैथिली श्रम के दूसरे महाकाव्य जय भारत के बारे में बताना चाहेंगे। मैथिली शरण गुप्त का दूसरा महाकाव्य जय भारत का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था और इसकी कथा भी महाभारत की प्रसंगों पर ही आधारित है। इस कथा के माध्यम से गुप्त जी ने भारत के अतीत गौरव का गान भी किया है। अब कुल इन दो महाकाव्यों के बाद गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की भी रचना की है, जिनका हम क्रमवार विवरण प्रस्तुत करेंगे। पहला है रंग में भंग। यह मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना भी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था और ये ऐतिहासिक आख्यान पर आधारित खंड काव्य है, जिसमें बूंदी व चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का वर्णन किया गया है। यह गुप्त जी का प्रथम काव्य है और इस काव्य की जो प्रसिद्ध पंक्ति है, आज भी चित्तौड़ का सुन्नाम कुछ जादू भरा, आज भी चित्तौड़ का सुन्नाम कुछ जादू भरा, चमक जाती चंचला सी चित्त में करके खरा। तो गुप्त जी का यह रंग में भंग प्रथम खंड काव्य काफी प्रसिद्ध हुआ। दूसरा उनका महत्वपूर्ण खंड काव्य है गुप्त जी का जयद्रथ वध। इसका प्रकाशन रंग में भंग के ठीक एक वर्ष बाद अर्थात 1910 ईस्वी में हुआ था और ये भी महाभारतीय आख्यान पर आधारित खंड काव्य है, जिसमें अभिमन्यु के शौर्य एवं जयद्रथ वध का वर्णन। और जयद्रथ वध का आरंभ इन पंक्तियों के साथ होता है कि फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में वही। और जयद्रथ वध की जो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अब मैथिली शरण गुप्त की तीसरा खंड का, पहला था रंग में भंग, दूसरा जयद्रथ वध, तीसरा खंड का शकुंतला। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में, जिसका आधार अभिज्ञान शाकुंतलम है
इसके पद रूपांतरण के रूप में खंड काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की कथा का वर्णन है। इनका गुप्त जी का अगला महत्वपूर्ण खंड काव्य पंचवटी है, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका प्रकाशन पंचवटी का 1925 ईस्वी में हुआ था। यह रामायणी आख्यान पर आधारित खंड काव्य है, जिसमें लक्ष्मण व शूर्पणखा के प्रसंग का वर्णन है। इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल। यह प्रसिद्ध पंक्ति अनुप्रास अलंकार से परिपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त की अगली रचना किसान, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था, ये भी खंड काव्य है। भारतीय कृषक जीवन और पूरी कथा पर लिखी गई यह खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की 8वां खंड काव्य शैरंध्री है, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में महाभारतीय आख्यान पर आधारित शैरंध्री द्रौपदी व कीचक वध पर लिखा गया यह खंड काव्य है। अर्थात यह भी महाभारत पर ही आधारित है शैरंध्री। उनका अगला खंड काव्य है बक संहार। इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में महाभारतीय आख्यान पर आधारित है। इसमें कुंती व भीम के द्वारा बक संहार का चित्रण है। कुंती का वर्णन है और भीम द्वारा बक संहार का चित्रण। अगला खंड काव्य इनका है वन वैभव। इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। यह महाभारतीय आख्यान पर आधारित है। इसमें अज्ञातवास के दौरान गंधर्व चित्रसेन से जो दुर्योधन की भिड़ंत होती है, उसमें दुर्योधन की हार होती है और अर्जुन जाकर के उस युद्ध में चित्रसेन को हराते हैं और दुर्योधन को छुड़ाते हैं। इन सब विषयों का चित्रण वन वैभव में मिलता है और ये भी महाभारतीय आख्यान है। उनकी अगली कृति है शक्ति। यह दुर्गा सप्तशती पर आधारित है और इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में था। यह पौराणिक आख्यान के अंतर्गत आता है और इस खंड काव्य में माँ दुर्गा की शौर्य का चित्रण है। मैथिली शरण गुप्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड काव्य यशोधरा है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में और यह उनका चंपू काव्य है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध व उनकी पत्नी यशोधरा पर आधारित खंड काव्य में नारी भावना का चित्रण करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाती। अर्थात यशोधरा यह पंक्ति कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसमें कितना नारी भावना का चित्रण किया गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति भी यशोधरा खंड काव्य से ही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की अगली कृति ये भी खंड काव्य है और इसका नाम है सिद्धराज। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह ऐतिहासिक खंड काव्य है जो सिद्धराज जय सिंह पर आधारित है। इसमें सिद्धराज के चरित्र का चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त का अगला खंड काव्य है द्वापर। कुल 19 खंड काव्यों में इसका 14वां स्थान है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह कृष्ण कथा पर आश्रित एकालाप शैली का खंड काव्य है, जो इसकी अलग विशिष्टता है। इसमें गुप्त जी ने पुरुष की वासना पूर्ति व स्त्री के नग्न मूर्ति के रूप में चित्रण की भर्त्सना की है और कहते हैं, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी पर बहन क्या संग नहीं वालाई, माँ बेटी पर बहन क्या संग नहीं वालाई। गुप्त जी की
अगली महत्वपूर्ण कृति नहुस, यह इनका महत्वपूर्ण खंड काव्य है और यह भी महाभारतीय आख्यान पर ही लिखा गया है। 1940 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी रचना। और इसमें महाराजा नहुस के पौरुषमय चरित्र चित्रण को मुख्य विषय बनाया गया है। गुप्त जी के अगली महत्वपूर्ण कृति कुड़ाल गीत, यह भी खंड काव्य है और इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुड़ाल की करुण गाथा को गीत शैली में प्रस्तुत किया गया है, जो यह कि इसकी अपनी अलग विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। गुप्त जी की अगली कृति करबला, यह भी खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और इसमें मुस्लिम संस्कृति का चित्रण भी किया गया है। गुप्त जी का अगली रचना अजित, इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में, यह खंड काव्य है। इसमें राजनीतिक बंदी की आत्मकथात्मक आख्यान है। जो भी गुप्त जी की खंड काव्य 19 कुल खंड काव्य है, इन 19 खंड काव्यों में यह एकमात्र आत्मकथात्मक आख्यान परक खंड काव्य है, जो अजित नाम से 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी का अगला रचना है हिडिंबा, यह भी महाभारतीय आख्यान पर आधारित है। इसमें 1950 ईस्वी में जब प्रकाशन हुआ है, राक्षसी हिडिंबा और भीम की कथा है। अगली कृति विष्णु प्रिया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है, यह भी खंड काव्य है। इसमें चैतन्य महाप्रभु की धर्म पत्नी विष्णु प्रिया की पुण्य गाथा है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, नारी पर कितना अत्याचार है, नारी पर कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार। नारी पर कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार। मैथिली शरण गुप्त की अगली रचना और अंतिम खंड काव्य है रत्नावली, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली पर आधारित आख्यान गीत है। अब एक नवीन विधा जो कथाश्रित निबंध काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने लिखे थे, इसमें इन्होंने कुल 9 ग्रंथ लिखे, जिसमें पहला ग्रंथ है पत्रावली। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने कराया था और यह इसमें 7 पद्यात्मक पत्रों में ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित चित्रण किया गया है। अगली रचना बिकट भट्ट, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में। जोधपुर के राजपूत राजा के 3 पीढ़ी की गाथा तो ऐतिहासिक प्रसंग में समेटी हुई इसका वर्णन किया गया है और बिकट भट्ट इनके कथाश्रित निबंध काव्यों में सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रकाशन मैथिली शरण गुप्त ने 1928 ईस्वी में किया। उनकी अगली कृति है गुरुकुल, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में। सिख गुरुओं के जीवन पर आधारित यह कथात्मक निबंध माला है। गुरुकुल जो रचना है, ये सिख गुरु जितने हुए हैं, जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उनके जीवन को आधार बनाया गया है और कथात्मक निबंध माला के रूप में इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। उनकी अगली कथाश्रित निबंध रचना है अर्जन और विसर्जन, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। यह दमिश्क और उत्तरी अफ्रीका पर किए गए आक्रमण पर लिखित कथाश्रित निबंध काव्य है और यह भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले इनके कथाश्रित निबंध काव्य है काबा, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और यह भी करबला की तरह मुस्लिम संस्कृति के आख्यान पर आधारित है और हजरत मोहम्मद के जीवन पर इसमें काव्य निबंध लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त की 27वीं रचना है प्रदक्षिणा और यह ग्रंथ जो है वो संपूर्ण रामायण की कथा, यानी संपूर्ण राम की कथा को सूत्र रूप में पिरोया गया इस ग्रंथ में।
और यह ग्रंथ 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी की 28वीं रचना है युद्ध। यह कवि कथाश्रित निबंध काव्य है और इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था और इसमें महाभारत युद्ध की कथा का ही वर्णन। गुप्त जी की 29वीं रचना कविश्री, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था और यह आदर्श भारतीय नारी की भावना का चित्र इसमें पाया जाता है। उनकी 30वीं रचना नल दमयंती, यह भी कथाश्रित निबंध काव्य है और इसका रचना काल 1910-11 है, लेकिन यह रचना इनकी प्रकाशित नहीं हो सकी या प्रकाशित ही रही। वैसे यह नल दमयंती की कथा पर आधारित लघु कथा है। गुप्त जी की 31वीं रचना है भारत भारती। भारत भारती जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की दूसरी प्रसिद्ध रचना है साकेत के बाद और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का नाम दिलाने में इस रचना का बड़ा योगदान है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था और यह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहला खंड है इसका अतीत खंड, दूसरा खंड है वर्तमान खंड, तीसरा है इसका भविष्यत खंड। इन 3 खंडों में प्रकाशित भारत भारती में राष्ट्रीय नवजागरण का उद्बोधन मिलता है। अंग्रेजी राज के जो गुप्तचर विभाग के लोग थे इस भारत भारती रचना का अर्थ निकालते थे जनाना हिंदुस्तान, और इसका अंग्रेज विरोध भी किए, इसको जब्त करने का प्रयास भी किए। गुप्त जी ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने अपने समसामयिक नैतिक धार्मिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वाणी देकर खड़ी बोली की युगीन परिस्थितियों से जोड़ा। इसी अर्थ में वे राष्ट्र कवि हैं और राष्ट्रीयता के पोषक विचारों के कारण ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और यह उपाधि 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने काशी में दी थी। अर्थात मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में दी गई थी, वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अब जिस प्रकार साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत प्रबंध काव्य महाकाव्य है उसकी रचना का आधार उनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के उर्मिला विषयक उदासीनता लेख था, उसी प्रकार भारत भारती का भी आधार मुसद्दसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण ग्रंथ। इन 2 ग्रंथों मुसद्दसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय का भारत दर्पण से प्रेरित होकर के ही मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ ग्रंथ है। भारत भारती ये सांस्कृतिक जागरण है। मुसद्दसे हाली का प्रभाव क्या रहा? इस ग्रंथ में मुस्लिमों के सांस्कृतिक जागरण एवं दूसरे ग्रंथ भारत दर्पण में हिंदुओं की सांस्कृतिक उत्थान की गाथा है। इस ग्रंथ का मंगला चरण इस प्रकार है। मानस भवन में आर्यजन किसकी उतारे आरती। इस पंक्ति के साथ भारत भारती का शुभारंभ होता है और इस ग्रंथ में गुप्त जी अपने देश की स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न पंक्तियों को समर्पित करते हुए एक उनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, छत्री सुनो, छत्री सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो। छत्री सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन तन मन धन तथा धन भेंट दो। छत्री सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन तन मन धन तथा तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, वार है क्या क्लेश का। इस पंक्ति के द्वारा मैथिली शरण गुप्त ने लोगों में राष्ट्रभक्ति का बिगुल बजाया। अन्यत्र भी इस ग्रंथ में कहते हैं सब विदेशी धन हर रहे हैं,
हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और काव्य रचना का उद्देश्य क्या हो, अलग अलग विद्वानों के अनुसार काव्य रचना का उद्देश्य अलग अलग है। जैसे स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कीरत भनित धूत बल सोई सुर सरसम सब वही लोक मंगल की अवधारणा। कुछ विद्वान पर कहते हैं कि वो उन्होंने अपने स्वांत सुख के लिए लिखा है, नहीं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबद्ध मत मंजुल मातनुति। इसका मतलब यह है कि लोगों की सुख में उनके स्वांत सुख है, इसके कारण उन्होंने इस रचना की। उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। भारती में यह प्रसिद्ध पंक्ति है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय रचना, उनकी 32वीं रचना हिंदू 1927 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। इसमें जातीय एकता के आदर्श से प्रेरित यह काव्य। हिंदू में जो जातीय विभिन्नता है, जो जातिवाद की भावना है, इस पर मैथिली शरण गुप्त का यह लेख है और इसी पर प्रेरित है, इसी आदर्श पर यह लिखा हुआ है। हिंदू ग्रंथ 1927 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का 33वां ग्रंथ है राजा प्रजा। यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह राजतंत्र बनाम प्रजातंत्र के विचार पर लिखा गया। राजतंत्र श्रेष्ठ है या प्रजातंत्र श्रेष्ठ है, और उन्होंने अपने विचार में निष्कर्षतः प्रजातंत्र की श्रेष्ठता को सिद्ध भी किया है। उनका 34वीं रचना है, गुप्त जी की 34वीं रचना विजय पर्व। यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह चीन के आक्रमण के बाद संसद में दिए गए भाषण के आधार पर पद्यात्मक वक्तव्यों को उसमें शामिल किया गया है। विजय पर्व 1963 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। गुप्त जी ने कुछ मुक्तक काव्य भी लिखे और विविध प्रकार की कविताएं लिखे। इसमें 35वां इनका ग्रंथ पद्य प्रबंध, यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह प्रकीर्ण कविताओं का संग्रह है। गुप्त जी की 36वीं रचना मंगल घट, यह 1937 में प्रकाशित हुई थी। यह दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि प्रसंगों को समेटे हुए है और इसमें कुछ अन्य कविताएं भी संग्रहित हैं मंगल घट में, जैसे केसों की कथा है, स्वर्ग सहोदर है। इस तरह की कविताएं भी मंगल घट में संग्रहित हैं। गुप्त जी की 37वीं रचना है आस्वाद। आस्वाद 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह प्रकीर्ण कविता एवं गीतों का संग्रह है। गुप्त जी का 38वीं रचना दुर्दशा निवेदन, यह 1905 में रचित हुई। यह रचना अप्रकाशित रही, इसका प्रकाशन नहीं हो सका। तो इसमें मुख्यतः गुप्त जी ने भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। अंग्रेज काल में भारत की क्या स्थिति थी, इसका वर्णन उन्होंने किया है। मैथिली शरण गुप्त की 39वीं रचना है अन्योक्ति पुष्पावली। यद्यप 1904 में इस ग्रंथ को इन्होंने लिखा था, इसमें अन्योक्तियों की भरमार है, लेकिन यह ग्रंथ अप्रकाशित रहा, इसका प्रकाशन नहीं हो सका। गुप्त जी के मुक्तकों में सबसे प्रसिद्ध है स्वस्ति और संकेत। यह रचना स्वस्ति और संकेत गुप्त जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, लगभग 1983 के आसपास। यह स्फुट कविताओं का संग्रह है, गीतों का संग्रह है। गुप्त जी की 41वीं रचना है राष्ट्रवाणी। यह भी गुप्त जी की मृत्यु के दौरान, उनके जन्म शताब्दी वर्ष जब मनाया जा रहा था 1986 ईस्वी में, क्योंकि गुप्त जी का जो जन्म है 1886 ईस्वी में हुआ था, उसके ठीक 100 वर्ष बाद जब जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था 1986 में, तो उनकी राष्ट्रीय कविताओं का यह संकलन राष्ट्रवाणी नाम से प्रकाशित हुआ।
गुप्त जी ने कुछ गीत काव्य भी लिखे हैं, इनका वर्णन हम करते हैं। गुप्त जी की 42वीं रचना वैतालिक, ये गीत काव्य है। यह 1916 में प्रकाशित हुआ था। इसमें राष्ट्रीय व पुनर्जागरण की गीतों का संग्रह किया गया। गुप्त जी की 43वीं रचना स्वदेश संगीत। गुप्त जी की 43वीं रचना स्वदेश संगीत है और इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। यह राष्ट्रीय गीतों का संकलन है। गांधी जी के सत्याग्रह की प्रशंसा करते हुए इसमें गुप्त जी ने लिखा है, सत्याग्रह है कवच हमारा, सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार। सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार, हार मान कर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार। सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार, हार मान कर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार। इसमें सत्याग्रह की प्रशंसा किया है मैथिली शरण गुप्त ने स्वदेश संगीत में, और यह इनके राष्ट्रीय गीतों का संकलन। गुप्त जी की अगली रचना भी जो झंकार है, यह 1929 में प्रकाशित हुई थी और यह भी इनका गीति काव्य है। झंकार आध्यात्मिक व रहस्यानुभूत की कविताओं से परिपूर्ण है। इसमें गुप्त जी एक जगह लिखते हैं, चातक खड़ा चोंच खोले है, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यानुभूति का संपूर्ण समावेश गुप्त जी ने किया है। मैं पुनः इस कविता को एक बार और दोहराना चाहूंगा। चातक खड़ा चोंच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। गुप्त जी की 45वीं रचना, ये भी गीति काव्य है, विश्व वेदना। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। इस रचना का उद्देश्य गुप्त जी ने युद्ध की विभीषिका को दिखाना रखा। युद्ध में क्या हमें नफे नुकसान फायदे होते हैं, इसका वर्णन उन्होंने विश्व वेदना नामक ग्रंथ में किया है और इसके द्वारा उन्होंने युद्ध की विभीषिका का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। गुप्त जी की 46वीं रचना, ये भी गीति काव्य ही है, जिसका नाम है अंजलि और अर्घ। इसका प्रकाशन भी 1950 ईस्वी के आसपास हुआ। अंजलि और अर्घ रचना महात्मा गांधी के निधन पर शोक गीत के रूप में किया गया था। मैथिली शरण गुप्त ने अंजलि और अर्घ की रचना महात्मा गांधी के निधन पर शोक गीत के रूप में किया था। अब मैथिली शरण गुप्त की 47वीं रचना है भूमि भाग। यह रचना 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस रचना का आधार है संत विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश में चलाया गया 1953 ईस्वी का वह भूदान आंदोलन। इसी भूदान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य पर गुप्त जी ने भूमि भाग नाम से यह ग्रंथ लिखा था। गुप्त जी की 48वीं रचना उच्छ्वास है। इस रचना का आधार वैयक्तिक शोक गीतों का संग्रह। यह 1960 के आसपास प्रकाशित हुआ था। इन ग्रंथों के अलावा, जैसा कि हमने अभी वर्णन किया, महाकाव्य, उनके 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, उनके आश्रित निबंध काव्य, उनके मुक्तक, उनके गीति काव्य। अगली श्रृंखला में हम उनके नाटकों का वर्णन करते हैं। गुप्त जी ने कुल 6 नाटक मौलिक रूप से रचित किए थे। इसमें पहला नाटक है गुप्त जी का तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था और ये पौराणिक आख्यान पर आधारित नाट्य रूप है। गुप्त जी की 50वीं रचना
अनक, यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह भी नाटक है। यह बौद्ध संस्कृति पर आधारित नाट्य रूपक है और इसके रचना का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सत्याग्रह, राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करना। गुप्त जी की 51वीं रचना दिवोदास है, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था और ये भी नाटक है गुप्त जी का। दिवोदास के वैदिक आख्यान पर आधारित यह एकांकी नाट्य रूपक है। ये रचना दिवोदास के वैदिक आख्यान पर आधारित एकांकी नाट्य रूपक है। गुप्त जी की 52वीं रचना, ये भी नाटक ही है, पृथ्वीपुत्र। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था और माता भूमि की मिथक पर आधारित यह एकांकी संवाद रूपक है। पृथ्वीपुत्र 1956 में, ये उनके नाटकों में काफी प्रसिद्ध भी है। अगली रचना, ये गुप्त जी की 53वीं रचना है, ये भी नाटक है। यह जयिनी नाम से 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मार्क्स और उसकी पुत्री जयिनी के जीवन आदर्शों पर आधारित संवाद की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जयिनी को संवादात्मक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी 54वीं रचना है लीला। लीला मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 9 दृश्यों में विभाजित यह नाटक है और इसमें सीता स्वयंवर की कथा को आधार बनाया गया, अर्थात लीला में सीता स्वयंवर की कथा ही मुख्य। इनके अलावा गुप्त जी ने कुछ संस्मरण भी प्रकाशित किए थे। ये संस्मरण के अंतर्गत हम उनके ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं। गुप्त जी का जो 55वां ग्रंथ है श्रद्धांजलि और संस्मरण, यह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 6 संस्मरणों का इसमें वर्णन है। गुप्त जी की 56वीं रचना है मुंशी अजमेरी, यह 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाल बंधु अजमेरी के संस्मरण को इसमें आधार बनाया गया है। अब गुप्त जी ने कुल 18 अनुदित रचनाएं भी हैं गुप्त जी की, जो गुप्त जी संस्कृत, बांग्ला आदि ग्रंथों से अनुदित किए। इनमें पहली रचना और गुप्त जी की 57वीं रचना स्वप्न वासव दत्त, यह संस्कृत के नाट्यकार भास की रचना पर आधारित है। यह उसी से अनुदित है और इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में गुप्त जी ने किया था। उनकी 58वीं रचना है गीतामृत, 1925 ईस्वी, यह संस्कृत से भी अनुदित है, ये भी ग्रंथ। और उनकी 59वीं रचना दूत घटोत्कच, 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और दूत घटोत्कच जो है वो भास के नाटक पर ही आधारित है, जो संस्कृत नाटक है भास का। 60वीं रचना अभिमारक, इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में। गुप्त जी ने इस रचना को आधार के रूप में भास के नाटक को रखा है। 61वीं रचना प्रतिमा, 1963 ईस्वी में, इसका आधार भी भास का जो संस्कृत नाटक है प्रतिमा नाटकम, उसी को आधार बनाया गया है। गुप्त जी की 62वीं रचना है अभिषेक, यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका भी आधार भास का नाटक ही है। गुप्त जी की जो 64वीं रचना है दूत वाक्य, यह 1919 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन यह प्रकाशित नहीं हो सका, यह अभी तक अप्रकाशित है। उनकी 65वीं रचना चारुदत्त, 1919 में अप्रकाशित। अगली रचना उर्भंग, 1919 में यह भी अप्रकाशित रही। उनकी जो 66वीं रचना है प्रतिज्ञा यौगंध रायण, यह भी 1919 में प्रकाशित हुई थी और इस रचना का आधार भास का संस्कृत नाटक प्रतिज्ञा यौगंध रायण है। इसके बाद संस्कृत
रचनाओं से अनुदित के बाद गुप्त जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं जो बांग्ला भाषाओं से अनुदित है। गुप्त जी की 67वीं रचना विरहिणी ब्रजांगना, ये 1919 ईस्वी में माइकल मधुसूदन, जो बांग्ला कवि हैं, उनकी वियोग गीत से अनुदित है विरहिणी ब्रजांगना। गुप्त जी की 68वीं रचना प्लासी का युद्ध, यह भी अनुदित है, बांग्ला कवि नवीन चंद्र सेन के प्रबंध काव्य से अनुदित है। ये 1919 में इसका प्रकाशन हुआ था। उनके 69वीं रचना गुप्त जी की वीरांगना 1927 ईस्वी में, बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन के पौराणिक पत्र गीतों का अनुवाद है ये। और गुप्त जी की 70वीं रचना है मेघनाद वध 1927 ईस्वी में, ये भी बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन के महाकाव्य से अनुदित है। उनकी 71वीं रचना वृत्त संहार, यह 1962 ईस्वी में बांग्ला लेखक हेमचंद बंदोपाध्याय के महाकाव्य का अनुवाद है। गुप्त जी की 72वीं रचना रुबाइयात उमर खयाम, यह 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर जराल्ड के रुबाइयात उमर खयाम से अनुदित है गुप्त जी की 73वीं रचना गृहस्थ गीता 1937 में, यह श्री प्रकाश के सच्ची नागरिक में संकलित लेखों का गद्य अनुवाद है। गुप्त जी की 74वीं रचना साधना, रचना काल भी 1918 था, लेकिन यह भी रचना गुप्त जी का प्रकाशित नहीं हो सका। इसका आधार था राय कृष्णदास के 25 गद्य गीतों का पद्य में रूपांतरण। और गुप्त जी की अंतिम और 75वीं रचना कविता कलाप, यह 1909 में इसे रचा गया था, लेकिन यह भी रचना अप्रकाशित थी। यद्यपि इसकी 27 कविताओं का संकलन कर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन भी किया। इस प्रकार आज हमने मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की विभिन्न ग्रंथों पर विहंगम दृष्टि डाला और यह पूरा प्रयास किया कि उनके ग्रंथों के बारे में आप सभी सुधी पाठकों को बता सकें। अगली श्रृंखला के अंतर्गत अब मंगलवार को प्रस्तुति होगी। जय हिंदी, जय समाज, जय भारत, शुभ रात्रि।